फाइव स्टार होटल के मालिक ने एक वेटर को गिलास टूटने पर थप्पड़ मार दिया। वेटर ने रोते हुए कहा, साहब मेरी तनख्वाह से काट लेना मगर निकालो मत। मालिक ने उसे धक्का दिया तो वेटर की जेब से एक पुरानी ब्लैक एंड वाइट तस्वीर गिरी। मालिक ने वो तस्वीर उठाई, उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने तड़प कर वेटर को उठाया और कुर्सी पर बिठाया। सब लोग ये देख कर हैरान हो रहे थे। मालिक ने कांपती हुई आवाज में कहा, ये तस्वीर तो मेरे साहब जी, मुझे माफ कर दें, मुझसे ये सब कुछ अनजाने में हुआ है, मैं ऐसा नहीं चाहता था। जमील हाथ जोड़ते हुए सामने खड़े शख्स से रहम की भीख मांग रहा था। उसके सामने फर्श पर बिखरा हुआ टूटा हुआ शीशे का गिलास था, जिसके टुकड़े ये बता रहे थे कि वो काफी कीमती है और जहाँ पर वो गिरा था वो जगह भी काफी गीली थी। यूं लग रहा था जैसे उसमें कुछ डाला हुआ था जो टूटने की वजह से फैल गया था। उनमें सभी लोग खामोश तमाशाई बनकर उन दोनों के इर्द गिर्द जमा हो गए थे। बस बहुत हो गया, तुम्हें ना काम का सलीका है और ना ही तुम इस काम के लायक हो। इस महीने की तनख्वाह भी तुम्हें नहीं मिलेगी और आज के बाद तुम इस होटल में भी नजर नहीं आने चाहिए। सामने खड़ा शख्स गुस्से से लाल होता हुआ उसे नौकरी से निकालने का डर दे रहा था। ये बात सुनकर जमील की आंखों में आंसू आ गए। एक लम्हे में उसके सामने उसकी सारी जिंदगी दौड़ गई थी। उसके छोटे छोटे बच्चे, उसकी बूढ़ी बीमार माँ और उसकी साबिर व शाकिर बीवी, एक पूरा घर था जिसे उसने अपने कंधों पर उठाया हुआ था। अगर ये नौकरी हाथ से चली जाती तो सब कुछ खत्म हो जाता। वो चाहता था कि इसी तरीके से साहब मान जाए और उससे नौकरी न छीने। मैंने कहा ना, आज के बाद तुम्हें इस होटल में आने की कोई जरूरत नहीं है, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। वो गुस्से से कहता हुआ उसके कंधे पर हाथ मारता हुआ उसे जोर से धक्का दिया कि वो जमीन पर जा गिरा। उसकी कमीज की आगे वाली जेब से कुछ निकल कर बाहर गिरा था जिसे वो उठाना भूल गया। एक बार फिर से वो साहब की तरफ मुड़ा, साहब जी तनख्वाह से काट लीजिए, ये कितने का भी हो कोई बात नहीं, अगर 2-3 महीनों की तनख्वाह आप मुझे आधी आधी करके दें, इस पूरे सेट की आप कीमत वसूल कर लें, लेकिन मुझे यहाँ से मत निकालें। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी रोजी रोटी मैं कैसे कमा पाऊंगा, कैसे मैं उनकी तालीम के अखराजात पूरे करूंगा। वो रोते हुए बोला था, लेकिन उसके सामने खड़े शख्स की तवज्जो अब उससे हटकर उसकी जेब से निकलने वाली किसी चीज पर पड़ी थी। ये उसका बटुआ था जो खुल चुका था, उसमें कुछ झांक रहा था। वो आगे बढ़ा और बटुए से नजर आने वाली चीज को उसने 2 उंगली और अंगूठे की मदद से छुआ और फिर उसे अपने हाथ में उठा लिया। सभी लोग जो मासूम जमील की बेइज्जती का तमाशा देख रहे थे, अब वो हैरत से सामने खड़े हमदान दुरानी को देख रहे थे, जिसकी उम्र तकरीबन 50 साल या 55 साल तक थी, लेकिन उसकी पर्सनालिटी अभी भी ये वाजे कर रही थी कि वो उम्र में 40-45 साल का है। शायद अमीरी ने उसे फिट रखा हुआ था। जमील भी अब हैरत से सामने खड़े शख्स को देख रहा था। शायद उसकी कमर पर वो उठ भी नहीं पा रहा था। उसने उठने की नाकाम कोशिश की तो सामने खड़े हमदान दुरानी ने जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और हाथ बढ़ाते हुए उसे आराम से ऊपर उठाया। तुम ठीक तो हो ना, मुझे माफ करना, मैंने तुम्हारे साथ इतना गलत सलूक कर दिया, मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए था, इधर आओ यहाँ बैठो। लम्हे भर में ये काया पलट कैसे हुई थी उसकी समझ तो जमील को भी नहीं आ रही थी और सामने तमाशा देखने वाले लोग अब हैरत जदा होकर उन दोनों को देख रहे थे। होटल में होने वाली इस पार्टी में जैसे कुछ अजीब सा हो गया था।
बिल्कुल अनहोना सा इस होटल की इमारत में रखी गई। ये पार्टी किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन की थी, जो शायद यहाँ के होटल के मालिक का दोस्त था। पार्टी के सभी इंतजामात मैनेजर के सुपुर्द कर दिए गए थे और मैनेजर ने खुसूसी हदायत दी थी कि सभी वेटर दिल लगी से काम करें और सभी चीजें बड़ी ही एहतियात से उठाएं और रखें। अगर एक भी बर्तन टूटा तो हमदान साहब उस शख्स की नौकरी खत्म कर देंगे और कोई और सजा भी वो आयद कर सकते हैं। यहाँ काम करने वाले सभी वेटर्स यूं तो खुश हो गए थे कि उन्हें ओवर टाइम लगाने का वक्त मिल गया था, जिसकी पेमेंट उनकी रोजाना की मखसूस करदा दिहाड़ी से कहीं ज्यादा थी। यहाँ काम करने वाले वेटर्स की कमी नहीं थी। कुछ लोग रात के वक्त ड्यूटी करते थे और कुछ लोग दिन के वक्त, और ये पार्टी इतनी बड़ी थी कि इसमें बहुत सारे वेटर की जरूरत पड़ने वाली थी। साथ में ये चुनाव भी रखा गया था कि अगर कोई रात की नौकरी नहीं कर सकता तो कोई बात नहीं, वो जा सकता है। लेकिन जमील ने यही सोचा कि कुछ पैसे आ जाएंगे, उनसे उसके कुछ मसाइल तो हल हो जाएंगे, और वो भी इस पार्टी में वेटर बनने की जिम्मेदारी संभालने लगा। अब जब वो पार्टी शुरू हो चुकी थी और लोगों में ड्रिंक बांटी जा रही थी, तभी उसने पार्टी में आए हुए किसी बिजनेसमैन के हाथ में ड्रिंक दी थी। लेकिन अगले की गलती की वजह से वो गिलास टूट गया और उस शख्स ने ववेला मचा दिया कि मेरे कपड़े गंदे कर दिए, इस तरह के वेटर रखे हुए हैं। तुम लोगों ने ये बात सुनकर हमदान दुरानी भागता हुआ यहाँ आया था और एक जबरदस्त जमील के चेहरे पर जड़ दिया। उसका कोई कसूर ना होते हुए भी वो उसे नीचा दिखा रहे थे। उसे आज समझ आया था कि गरीब का कोई नहीं होता, गुनाह उनका नाम भी हो तो उनके सर पर डाल दिया जाता है और वो गरीब कुछ भी नहीं कर सकता। उसकी आंखें तर होने लगी थी। वो बार बार माफी मांग रहा था, लेकिन किसी ने उसकी बात न सुनी। हमदान दुरानी को उस पर इतना गुस्सा आया हुआ था कि उसने उसे धक्का दिया और वो नीचे जा गिरा, और तभी उसकी जेब में से कुछ गिरा और वो चीज हमदान दुरानी ने उठाकर देखते हुए उसे जल्दी से उठाने लगा और उठाकर कुर्सी पर भी बिठा दिया था। इधर उधर खड़े हुए लोग हैरानगी से ये मंजर देख रहे थे। जमील, मुझे बताओ ये कौन है? हमदान दुरानी की आंखें अब नम होने लगी थी और तभी जो कुछ हमदान दुरानी ने कहा, ये सुनकर सभी लोग सकते में आ गए थे। खसूसी तौर पर जमील, उसे यूं लगा जैसे उसके पैरों तले से जमीन निकल गई हो। जमील अपने वालिदैन का अकलौता था। उसके वालिद एक रिटायर टीचर थे। उसने जब से अपने वालिद को देखा था तब से वो व्हील चेयर पर थे। उसकी अम्मी ने बताया था कि किसी बुरे हादसे में उनकी टांगे चली गई थी, लेकिन इस बुरे वाक़े के बारे में आज तक उसे किसी ने नहीं बताया था। अपने वालिद को यूं व्हील चेयर पर देखते उसका दिल दुखता था, लेकिन फिर भी वो कोई न कोई काम करते ही रहते थे। बचपन से ही उसने अपनी जिंदगी में गुर्बत देखी थी और अपने बाप को बड़ी मुश्किल जिंदगी गुजारते देखा था। वो देखता था किस तरह उसके वालिद एक करियाना स्टोर पर काम करते थे, व्हील चेयर को घसीटते हुए इधर उधर करते हैं, मोटे मोटे अदसों वाली ऐनक लगाकर वो हिसाब किताब करते रहते थे और अक्सर इस हिसाब किताब में घाटे रहते थे और इन घाटों की वजह से उनकी तनख्वाह में कमी की जाती थी। 5 साल से वो यहाँ पर काम कर रहे थे और 5 साल से ही कोई एक साल भी ऐसा नहीं था जिसमें उनकी तनख्वाह उन्हें पूरी मिली हो। उनकी तनख्वाह में से कुछ न कुछ कटता रहता था। कभी इस वजह से कि उनसे कोई चीज टूट गई थी, कभी इस वजह से कि किसी गाहक ने उधार सौदा लिया था और उसने वापस उधार नहीं दिया था और वो पैसे उनकी तनख्वाह से काट लिए गए, कभी इस वजह से कि किसी हिसाब किताब में कोई घाटा आया था और उस घाटे की वजह से जो रकम खसारे में गई थी वो रकम उनकी तनख्वाह से काटी जानी थी, और अगर वो अपने हक में बोलते थे उन्हें नौकरी से निकाले जाने की धमकी दी जाती थी। इसी वजह से वो खामोशी से यहाँ पर काम कर रहे थे कि इसी तरह से बस उसके बेटे की तालीम होती रहे, उनके घर का
خرچہ چلتا رہے۔ جس طرح اس نے باپ کو بڑی مشکلوں سے محنت مزدوری کرتے دیکھا تھا، اسی طرح اس نے اپنی ماں کو بھی دیکھا تھا، جو اپنے گھر کا کام کرنے کے بعد محلے کے کچھ کھاتے پیتے گھرانوں میں جا کر کام کرتی تھی، ان لوگوں کے برتن مانجتی تھی، ان کے گھر کی صفائیاں کرتی تھی، جس کے بدلے انہیں کچھ پیسے ملتے تھے، اور پھر جب رات کو گھر آتی سلائی کڑھائی کا کام کرنے بیٹھ جاتی۔ اس وجہ سے ان کی نظر بھی کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ کام زیادہ کرنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ ٹیڑھے ہونے لگے تھے۔ بچپن میں بھی جب وہ اپنی کسی پسندیدہ چیز کے بارے میں ماں باپ سے ضد کرتا تو وہ اسے کہتے کہ بیٹا ہم تمہیں ضرور لا دیں گے، لیکن ابھی پیسے نہیں ہیں، تم تو ہمارے اچھے بیٹے ہو نا، اس لیے تم ہمارے حالات کو سمجھنے کی کوشش کرو، تمہاری پڑھائی سے جتنے پیسے بچیں گے ان سے تمہارے کھلونے لا دیں گے۔ اور ماں باپ کی ان باتوں پر اس کا دل بھی دکھ سا جاتا تھا، لیکن وہ خاموش ہو جاتا تھا کہ اس کے والدین کو مزید کوئی پریشانی نہ ہو۔ یوں کرتے کرتے وہ بڑا ہوا تھا، اب بھی اس کے والد اسی جنرل اسٹور پر کام کر رہے تھے۔ اب وہ کالج پہنچ چکا تھا، اس وجہ سے اس کی تعلیم کے اخراجات بھی زیادہ ہو گئے تھے، لیکن اس کے بابا کی تنخواہ اب بھی نہیں بڑھی تھی۔ اس کی ماں اب زیادہ گھروں میں کام کرنے لگی تھی تاکہ پیسے زیادہ آئیں، لیکن بے سود دن بدن اخراجات بڑھتے جا رہے تھے اور ان دونوں کی صحت گرتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اب کافی ذہین ہو چکا تھا۔ باپ کی ٹانگیں تو پہلے سے نہیں تھی، لیکن اب انہیں شوگر اور بلڈ پریشر کی بیماری نے مزید بیمار کر دیا تھا۔ وہ بہت کمزور اور لاچار دکھائی دینے لگے تھے۔ اس نے سوچا کہ کیوں نہ اپنے باپ کی جگہ پر اب وہ کام کرنا شروع کر دے۔ اپنے باپ کو گھر بٹھا کر ان کی دوائیاں وغیرہ وہ کرنے لگا تھا، اور اب کالج سے واپس آنے کے بعد رات گئے تک وہ اسی اسٹور پر کام کرتا رہتا، اور اس دور کے کام سے فراغت کے بعد وہ ایک ہوٹل میں جا کر ویٹر کی نوکری کرنے لگتا تھا۔ پہلے پہل تو اس نے چھوٹے سے ڈھابے پر کام کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس کی تنخواہ اب 2 جگہ سے آ رہی تھی، اس کی پڑھائی بھی چل رہی تھی، اور اب اس نے گھر کا خرچہ بھی اٹھانا شروع کر دیا تھا۔ جس طرح باپ بیمار ہو گیا تھا، ماں بھی اب پہلے کی طرح جوان نہیں رہی تھی، وہ بھی اب بیماری میں مبتلا رہنے لگی تھی، اسے بھی بلڈ پریشر کی بیماری نے آ لیا تھا۔ یوں اب اس نے اپنے گھر کی پوری ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھا لی تھی۔ 18 سال کی عمر میں وہ اتنا بڑا لگنے لگا تھا کہ وہ اپنی باتوں سے 30-35 سال کا مرد لگتا تھا۔ شکل و صورت اس کی مانند پڑتی جا رہی تھی، سوچوں اور فکروں نے اسے کمزور کرنا شروع کر دیا تھا۔ اسی طرح کام کرتے کرتے اسے 2 سال گزر گئے تھے۔ اس نے FSc مکمل کر لیا تھا، اور یونیورسٹی میں داخلہ لینے کی ہمت اس میں نہیں تھی، کیونکہ یونیورسٹی کے اتنے اخراجات تھے کہ ان کے بارے میں سوچ کر ہی اس کا دل ہارنے لگتا تھا۔ بس اس نے اب یہ کرنا شروع کر دیا تھا کہ صبح سے لے کر شام تک وہ ایک جنرل اسٹور پر کام کرتا، اور پھر اس کے بعد وہ ہوٹل یعنی اسی ڈھابے پر کام کرنے چلا جاتا تھا۔ زندگی کے دن کچھ اب سکون سے گزرنے لگے تھے، وہ کماتا تھا تو گھر میں کچھ سکون اور خوشحالی آنے لگی تھی۔ ماں باپ اسے دعائیں دیتے رہتے تھے، اور وہ اپنے والدین کی دعاؤں کی خاطر دن رات ایک کر کے پیسے کما رہا تھا۔ آج بھی وہ شام کے وقت جنرل اسٹور سے فراغت کے بعد ڈھابے پر گئے ہی تھا کہ اسے جنرل اسٹور کے مالک کی کال آئی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اس نے دکان بیچ دی ہے، کیونکہ اب اس کی دکان میں وہ نفع نہیں آ رہا جو پہلے ہوا کرتا تھا، اور وہ بہت قرض دار ہو گیا ہے۔ قرضہ چکانے کے لیے اسے اپنی دکان بیچنی پڑے گی، اس لیے کل سے وہ کام پر نہ آئے، اور اس کی تنخواہ اسے دوسرے دن ہی دے دی گئی تھی۔ اور اب ڈھابے پر 5-6 ہزار کی نوکری کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ پہلے تو یوں تھا کہ جنرل اسٹور کا مالک اسے اچھی تنخواہ دے دیا کرتا تھا، یہاں کے 5-6 ہزار سے اس کی کافی مدد ہو جایا کرتی تھی، اور اب یہ
4-5 हज़ार उसकी जिंदगी में क्या ही किरदार अदा करेगा। वो परेशान होकर यहाँ पर काम कर रहा था। उसका दिमाग वहीं लगा था कि वो क्या करेगा, ज्यादा पैसे कैसे कमा पाएगा। और इसी बेख्याली में उससे कुछ प्याले टूट गए थे, जिसकी वजह से यहाँ का मालिक उस पर बरस पड़ा था। वो माजरत करता रहा था, लेकिन यहाँ के मालिक ने उसकी सभी तनख्वाह जब्त कर ली और उसे यहाँ से निकाल दिया। उस नौकरी से भी उसे हाथ धोने पड़े थे। वो गुर्बत उसे कैसे मिट्टी में पीस रही थी, उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। आंखों में आंसू लिए वो घर की तरफ कदम तो बढ़ा रहा था, लेकिन उसका दिल नहीं चाह रहा था वो घर जाए, अपने वालिदैन को ये बात बताएगा तो उन्हें परेशानी होगी। और वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि उन दोनों का ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा और फिर उन दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। अभी उसकी तवज्जो अपने मोबाइल की जानिब पड़ी, जहाँ ढेर सारी मिस कॉल्स आई हुई थी। उसने जल्दी से उन मिस कॉल्स को हाथ से टच किया तो सामने उसके घर का नंबर जगमगा रहा था। एक बार फिर से कॉल आने लगी। उसने जल्दी से कॉल उठाई। सामने उसकी अम्मी की आवाज आ रही थी, बेटा जल्दी से घर वापस आओ, तुम्हारे बाबा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो रो रही थी, उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। वो जल्दी से अपने घर की जानिब भागा था। घर जाने पर पता चला कि हमसाए उसके बाबा को अस्पताल लेकर गए हैं। वो जल्दी से अस्पताल पहुंचा। उसके बाबा इस दुनिया से जा चुके थे। ये उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा वक्त था। उसके बाबा का ब्लड प्रेशर और उसके घर दोनों हाई हो चुके थे और इसी वजह से उन्हें एक झटका लगा था और दूसरे झटके में वो इस दुनिया से रुखसत हो गए थे। बाप के चले जाने का दुख इतना था कि वो दुनिया से कट कर ही रह गया था, लेकिन एक बार फिर से उसे हिम्मत करनी पड़ी, क्योंकि अब उसकी माँ उसके बाप के चले जाने का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वो भी अब मजीद बीमार होने लगी थी। माँ की देखभाल करते हुए उसने एक बार फिर से नौकरी ढूंढना शुरू कर दी थी और खुदा के फजल से उसे नौकरी मिल गई थी। ये एक बहुत बड़ा होटल था, दुरानी 5 स्टार होटल, जो उस शहर का सबसे बड़ा होटल माना जाता था। उसकी तालीम यहाँ के वेटर की तालीम के मुताबिक थी। उसे यहाँ वेटर की नौकरी दे दी गई और वो बहुत खुश था, जैसे उसे यहाँ पर अच्छी नौकरी मिल गई थी। उसकी माँ ने बवेला मचाना शुरू कर दिया था कि वो जल्दी से जल्दी उसकी शादी करना चाहती है। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी आंखें बंद कर जाए और अपने बेटे की खुशियाँ न देख पाए। माँ की इस ख्वाहिश के आगे उसने सर झुका दिया। उसकी माँ उसके लिए एक खूबसूरत दुल्हन ढूंढ कर लाई थी। ये लड़की उनके मोहल्ले की एक लड़की थी। वो भी इन्हीं की तरह गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी, खूबसूरत थी और साथ ही साथ साबिर व शाकिर भी थी। हर किस्म के हालात में वो जमील के साथ खड़े होने का हौसला रखती थी। जिंदगी ने अब नया मोड़ लिया था। उसने उस होटल में आने के बाद सिर्फ यहाँ पर मेहनत ही की थी, क्योंकि यहाँ का ओनर यहाँ बहुत कम ही आता था और अगर आता भी था तो वो मैनेजर से मीटिंग करने के बाद यहाँ से चला जाता था। कभी भी ये इत्तेफाक नहीं हुआ था कि उसने किसी वेटर से मुलाकात की हो। यूं दिन गुजरते चले गए और उसकी शादी को 3 साल गुजर गए। इस 3 सालों में उसके 2 बच्चे हो गए थे, एक बेटा और एक बेटी। जिंदगी अब भी बड़ी टफ चल रही थी। तनख्वाह थी के ज्यादा होने में नहीं आ रही थी और अखराजात के बढ़ते चले जा रहे थे। माँ तो अब बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी, उसे फालज भी हो गया था और वो बिस्तर की होकर रह गई थी। सबसे ज्यादा फिक्र उस वक्त उसे अपनी माँ की रहती थी। वो चाहता था कि वो दुगने तरीकों से पैसे कमा सके। कुछ दिन पहले ही उसकी माँ बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई थी और तमाम पैसे जो उसने जमा करके रखे थे वो सभी पैसे वहाँ पर लग चुके थे। अब वो चाहता था कि माँ
की दवाइयाँ मुकम्मल होती रही और तभी आज ही उसे ये खुशखबरी मिली थी कि इस होटल में एक पार्टी का इंतजाम किया जा रहा है, जो कि होटल के ओनर हमदान दुरानी के किसी बहुत अच्छे दोस्त की पार्टी है। इस पार्टी में किसी किस्म की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। उसने ये सुना कि रात के वक्त ड्यूटी करने वाले सभी वेटर्स की तनख्वाह 1 महीने की तनख्वाह से ही ज्यादा होगी। उसने भी यहाँ पर ओवर टाइम लगाना बेहतर समझा और अब वो यही काम कर रहा था कि उससे एक गिलास टूट गया और फिर हमदान दुरानी उस पर टूट पड़ा था। उसे धक्का दिया तो उसके जेब में से कुछ निकला। वो उसका बटुआ था और बटुए में से एक तस्वीर निकली, जिसे देखकर हमदान दुरानी वहीं का वहीं साकत हो गया और फिर जल्दी से उसे उठाते हुए कुर्सी पर बिठाया और उससे कहने लगा कि तुम ठीक तो हो ना। वो हैरानगी से उसे देख रहा था। इधर उधर खड़े सभी लोग हैरानगी से उन दोनों को देख रहे थे। पहले जो मंजर उन्हें दिलचस्प लग रहा था अब तजस्सुस भरा हो गया था। तुम उस शख्स को जानते हो? ये शख्स कौन है जो इस तस्वीर में है? क्या तुम मुझे बता सकते हो? हमदान दुरानी की आंखों में नमी उतरने लगी थी। साहब जी, ये मेरे वालिद हैं। मैं हमेशा उनकी तस्वीर अपने बटुए में रखता हूँ ताकि मुझे हमेशा ये महसूस होता रहे कि वो मेरे साथ हैं, वो मुझे दुआएं दे रही हैं। उसने अपनी आंखों में आने वाले आंसू साफ किए, लेकिन हैरानगी अब भी हो रही थी कि आखिर ये शख्स इतना बर्ताव इतनी जल्दी बदल कैसे गया। अभी तो वो इतना गुस्से हो रहा था कि उसे यहाँ से निकाल बाहर कर रहा था और अब पल ही पल में वो उसकी इतनी इज्जत कर रहा था। तुम इस शख्स को जानते हो? तुम जानते हो तुम किसके बेटे हो? नहीं भला तुम्हें क्या इल्म होगा? उस शख्स को मैं जानता हूँ, मुझसे बेहतर कौन जानता होगा। ये मेरा सबसे करीबी दोस्त था। उसे तुम मेरा दायां कंधा कह सकते हो। उसकी वजह से आज मैं इस मकाम पर हूँ। मैंने अपनी जिंदगी के पूरे 25 साल इस शख्स को ढूंढते हुए गुजार दिए। तू मुझे अपने बाबा के पास ले चलो, खुदा के लिए मैं उससे मिलना चाहता हूँ। हमदान दुरानी के अंदाज में इल्तजा दर आई थी, लेकिन जमील की आंखों में आंसू उतरने लगे थे। एक गहरा दुख उसके चेहरे पर आ गया था। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है साहब जी, मेरे बाबा अब इस दुनिया में नहीं रहे। 4 साल पहले झटका लगने की वजह से उनकी मौत वाक़या हो गई और तब से मैं अकेला हो गया हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि एक बार मैं उनसे जरूर मिलूं, उनके गले लगकर अपने सारे दुख उनसे बयान कर दूं। न जाने उन्होंने इतनी मुश्किलों से मुझे पाला होगा। अब जब मेरे कंधों पर जिम्मेदारी आई है तो मुझे पता चल रहा है कि जिम्मेदारियां कितनी मुश्किल होती हैं। जमील के लहजे में ऐसा दुख समाया हुआ था कि हमदान दुरानी को लगा जैसे उसके दिल को किसी ने मुट्ठी में बंद कर लिया हो। नहीं मेरे बच्चे, अब से तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। तुम समझो कि आज से तुम्हारी सारी गुर्बत खत्म हो गई है और मैं हूँ ना, मुझे अपने बाबा की जगह समझो। वो रोते हुए उसे सीने से लगाने लगे थे। वो उनके सीने से तो लग गया था, लेकिन अभी उसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर उसका उस शख्स से इतना गहरा रिश्ता कैसे हो सकता है। आखिर कहानी क्या थी? अभी वो पूछने ही लगा था कि हमदान दुरानी खुद बोला, बेटा तुम जानते हो तुम्हारे बाबा एक सरकारी स्कूल टीचर थे। मैं भी उनका एक अच्छा दोस्त था। जिस तरह जिंदगी आज तुम गुजार रहे हो, इसी जमाने में मैं भी यही जिंदगी गुजारी थी। इससे कहीं ज्यादा बुरे हालात मेरी जिंदगी के थे। बाबा और माँ के चले जाने के बाद बहन भाइयों को पालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। बाबा के इलाज पर बहुत भारी खर्चा आया था, जिसकी वजह से मेरे सर पर बहुत कर्ज चढ़ गया था और मैं अपनी तालीम भी मुकम्मल नहीं कर पा रहा था। तुम्हारे बाबा ने तालीम मुकम्मल कर ली और एक सरकारी टीचर लग गए। उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी और इतनी मदद करने के बाद भी उन्होंने कभी मुझ पर ये नहीं जताया था कि उन्होंने मुझ पर एहसान किया है। सारे कर्ज अदा करने के बाद मुझे किसी अच्छे कारोबार की जरूरत थी। तुम्हारे बाबा की बदौलत ये सब कुछ हुआ था। अब मैं चाहता था कि मैं खुद कोई कारोबार करूं, क्योंकि जहां जहां मैं नौकरी करने के लिए गया था हर तरफ से धुतकार मिली थी और मेरा दिल बहुत टूट चुका था।
तुम्हारे बाबा ने मेरी हालत देखी तो उन्होंने कहीं न कहीं से पैसों का बंदोबस्त किया और मुझे एक होटल खोल कर दे दिया। वो खुद स्कूल से वापस आने के बाद मेरे साथ यहाँ पर काम करना शुरू हो जाते थे। यूं समझो कि हमारा ये काम पार्टनरशिप पर हो गया था। हम दोनों की हनथनक मेहनत की वजह से होटल ने तरक्की करना शुरू कर दी थी और देखते ही देखते 3-4 सालों में हमारा होटल यहाँ के बेहतरीन होटलों में माना जाने लगा। एक दावत से वापसी पर हमारा एक्सीडेंट हो गया और मुझे होश न रहा। जब होश आया तो मैं दूसरे मुल्क में जेरे इलाज था और 1 महीना कोमे में रहा। जब वापस आया तो पता चला कि तुम्हारे बाबा की लाश नहीं मिली थी, शायद वो इस दुनिया से जा चुके थे। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा लेकिन तुम लोग नहीं मिले। अब आज जब तुम मुझे मिले हो तो तुमने मुझे ये खबर दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैं अपने भाई जैसे दोस्त के काम न आ सका। बेटा, इस होटल के जितने % का मालिक मैं हूँ उतने ही % के मालिक तुम भी हो और मुझे तो यूं समझ लो कि इसका 30% भी नहीं मिलना चाहिए था। जमील की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने आसमान की तरफ देखा। उसे यूं लगा जैसे उसके बाबा मुस्कुरा रहे हो और कह रहे हो कि बेटा, मैंने कहा था ना, एक दिन तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। इस पार्टी में हमदान दुरानी ने जमील को अपना पार्टनर मुतारफ करवाया। उसकी जिंदगी के सारे अंधेरे छट चुके थे। उसने खुदा का शुक्र अदा किया। आज वो घर जाते हुए पुरसकून था। उसके हाथ में गाड़ी की चाबी थी और दूसरे हाथ में नए घर की चाबी थी। अब उसका पहला काम यही था कि अपनी माँ और अपनी बीवी बच्चों को एक अच्छे घर में मुंतकिल करे। उसने खुदा का शुक्र अदा किया और दुआ की कि खुदा हर गरीब की मुश्किलात इसी तरह आसान करे जिस तरह उसकी की। तो नाजरीन, आज की वीडियो कैसी लगी आपको? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और हमारे चैनल AQ स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।